दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा इस समय कोरोना वायरस तो चल ही रहा था। कल की डेट में इतना भयंकर आंधी और तूफान आया है, ऐसा लगता है भगवान नाराज चल रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है प्रकृति चुन चुन कर हमसे अपना बदला ले रही है। एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, उसको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों कल जिस समय ये तूफान आया था ऐसा लग रहा था कि दिन में ही अंधेरा हो गया था, मतलब रात हो गई थी। आप खुद ही देख सकते हो। एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हो आंधी और तूफान जैसा माहौल यहाँ कानपुर में बन गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके का माहौल है, सारे पेड़ पौधे, बहुत ही भयंकर आंधी यहाँ पर चल रही है। दूर दूर तक दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है कि प्रकृति बदला ले रही है कि क्या गलती हम लोगों से हो गई है। आप लोगों के उधर कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। क्या आपके वहाँ भी तूफान आया था, जल्दी से बता दीजिएगा। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे ये एक योजना के ऊपर है, जिसमें क्या है कि चूंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को चीज़ें नहीं एक्सेसिबल हो पा रही हैं। इस वजह से मेडिसिन्स यानी कि दवाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत करी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना, अच्छे से समझ लेना कि ये धन्वंतरी नाम की स्कीम आपने कई राज्यों में सुनी होगी। किस कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दवाइयों को घर तक पहुँचाने वाली धन्वंतरी योजना, तो राइट आंसर असम पर टिक कर देना। अदरवाइज बहुत ही कॉमन सा नाम है, कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसका एक फ़ोटो भी देख लेंगे, जिसमें कि देखो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से इसके रिगार्डिंग एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसका वैल्यू है 104। अगर आप असम से बिलोंग करते हैं तो आप 104 पर कॉल करेंगे और कॉल करते ही आपको होम डिलीवरी यहाँ पर लोकल लेवल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ ही साथ में चूंकि यहाँ पर असम के बारे में बात हुई है, इस वजह से असम राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। इस समय असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इस समय जो यहाँ के गवर्नर है वो हैं जगदीश मुखी। साथ ही साथ में असम के कुल नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में स्थित है। उसके बाद में काजीरंगा, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक हर एक एग्ज़ाम का फेवरेट हुआ करता था काजीरंगा। इस समय पूछा जा रहा है ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। इस समय ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा है, नामेरी नेशनल पार्क। अब अभी रिसेंट में ही किसी बच्चे ने बताया था कि एक एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो ये असम में स्थित है। अब चूंकि दोस्तों हम लोग असम के बारे में बात कर रहे हैं, तो असम राज्य से लगने वाली अलग अलग राज्यों और देशों की सीमाओं को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप एक बार मैप में देखेंगे, ये है पूरे इंडिया का मैप, लेटेस्ट वाला, जिसमें जब भी आपको कोई पुराना मैप दिखे तो बिल्कुल वहाँ पर कमेंट कर देना। यहाँ पर देखो जो ये धारा 370 हटने के बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का रीजन जो आपको डिफरेंशिएट लेवल पर दिख रहा है, यही वाला मैप सबसे सही मैप है। ठीक है, इसको देखकर बार बार दिल खुश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग देखेंगे कि असम का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा सा जूम कर रखा है ये। तो असम में देखो कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये भूटान असम को टच करता है। ठीक है, यहाँ पर करता है। भूटान क्या है? भूटान एक देश है, ना कि भारत का पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है। उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर, उसके बाद में मिजोरम। ये सभी आप देख सकते हो इस समय असम से टच हो रहे हैं। इसके बाद में त्रिपुरा, ये भी देखो यहाँ से टच हो रहा है। उसके बाद में मेघालय, ये भी टच हो रहा है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो ये कि क्या पश्चिम बंगाल असम से टच करता है, और ज़्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पश्चिम बंगाल तो यहाँ पर है, ये असम को कैसे टच कर सकता है। लेकिन आप ध्यान दें, ये जो पश्चिम बंगाल धीरे छोटा 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 बॉर्डर जैसा यहाँ तक फैला है, और ये यहाँ से जाके असम को टच कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि आपसे पूछेगा कि क्या पश्चिम बंगाल असम राज्य को टच करता है, तो याद रखना यस बिल्कुल टच करता है, यहाँ नीचे से जाकर ये टच कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाम हैं मैंने यहाँ पर आपको लिख रखे हैं, तो इसको एक बार रिवीजन जब करोगे तो अच्छे से इसको कर लेना। साथ ही साथ में एक बांग्लादेश जो कंट्री है वो भी इसको टच करता है, ये आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश यहाँ से टच करता है। तो दो देश इसको टच करते हैं, भूटान और बांग्लादेश, ये अलग देश हो गए, बाकी सारे अपने भारत के ही राज्य उसको टच करते हैं। असम का जो राजकीय पशु है वो है एक सींग वाला गैंडा। असम का जो राजकीय फूल है वो है द्रौपदी माला। असम का जो राजकीय वृक्ष है वो है होलांग डिप्थेरोकॉर्प। ठीक है, उसके बाद में असम का जो राजकीय पक्षी है वो है वाइट विंड वुड डक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन से आप लोग हमारे नोट्स की क्वालिटी समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी क्वालिटी से बनाया हुआ एक एक क्वेश्चन आपको अगर पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स का नोट्स परचेज करना है, चूँकि लॉकडाउन में आपको फिजिकल मैगजीन नहीं मिल पाएगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो पीडीएफ है डिस्काउंट चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डेली बेसिस पर 2 से 3 हज़ार लोग अब इसको परचेज कर रहे हैं, तो आप उसको जल्दी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बना है कि हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पहली बार 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, मनाया गया है। चूँकि इस दिवस को पहली बार मनाया गया है, इस वजह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि इंटरनेशनल डेलीगेशंस डे प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाएगा और इस बार 2020 में पहली बार इस दिवस को मनाया गया है। ठीक है, ये दिवस 25 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 25 अप्रैल ही वो दिन है, यानी कि 25 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने वाला था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे पहली बार 50 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहली बार सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक ऑर्गेनाइज करी गई थी, जहां पर ये डिस्कस हुआ था कि इस प्रकार के वॉर आगे चलकर ना हो, शांति का प्रयास जारी किया जाए, इसको लेकर हमें काम करना चाहिए। ये जो बैठक हुई थी जिसमें कि 50 देशों के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, जिस वजह से ही इस 25 अप्रैल की डेट को विशेष मानते हुए इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे यानी कि प्रतिनिधि दिवस जो है 25 अप्रैल को शुरू कर दिया गया। आई होप आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई होंगी। चूँकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है, इस वजह से उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो ग्यूटेरस। ठीक है, इन्होंने हाल ही में भारत में हो रहे कोविड-19 के प्रति जो कह सकते हो सुविधाएं हैं उसको लेकर अभी भारत की तारीफ भी करी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों। चूँकि पूरे भारत के अंदर इस समय काम रुका हुआ है, इस वजह से वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है ये वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालत में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसमें कि जो लंबित मामले होंगे उन पर जल्दी से डिस्कशन किया जाएगा वर्चुअल मोड के माध्यम से। और ये जो सिस्टम तैयार किया है ये उत्तर प्रदेश में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत के किस इंस्टीट्यूट के साथ में एक बैठक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है जिसका नाम है आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है ये आईमा के साथ में करने वाला है। एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है AIMA। इसका भी फुल फॉर्म आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो बैठक है इसका इंग्लिश में नाम क्या है वो समझ लेते हैं।
देखो ये जो बैठक है जिस टॉपिक पर ऑर्गेनाइज करी गई है उसका नाम है द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इसमें ये किसके साथ, आईमा के साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है। अब इस मीटिंग में क्या करना होगा, इस मीटिंग में जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बैंक द्वारा फंडेड हैं वो अब किस तरीके से फंक्शन करेंगे, किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करेंगे, इसको लेकर एक वर्चुअल लेवल पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी जाएगी। यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इस वजह से ही इसके साथ में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जा रही है। चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने आईमा के बारे में बात करी है, AIMA इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक के साथ में मीटिंग है, इस वजह से उसको भी हम लोग यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका मोटो जो है वो है वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास। ऑप्शन देकर टिक कर देना अगर आपसे पूछा जाए। देखो रेलवे और SSC जैसे एग्जाम हो वो तो आप चुटकियों में निकाल सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये सारी जो अलग से मैं फैक्ट्स बताता हूँ सिर्फ इसी से पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इंस्टीट्यूट है केरला का जिसका नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट। बहुत बार नाम सुना होगा, जब से कोविड चला है उसने कोविड-19 के लिए किस नाम से PCR और LAMP लैंप परीक्षणों के लिए RNA निष्कर्षण किट विकसित कर दी है। इसका मतलब समझो पहले, इसका मतलब ये होता है कोविड-19 के जो सैंपल्स होते हैं उससे RNA को अलग करना, सेपरेट करना। अभी तक ये सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने एक मेथड विकसित किया है, किट विकसित कर दी है जिसका नाम है चित्रा मैग्ना। चित्रा मैग्ना नाम से ये जो किट तैयार किया है, ये जो कोविड-19 का स्वैब होता है उससे RNA को अलग कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा, आपको पता होगा कोविड-19 की जो बीमारी है वो RNA पर अटैक करती है। अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं, कुछ DNA पर अटैक करते हैं, कुछ RNA पे। ये एक प्रकार की RNA टाइप का वायरस है। तो ये जो हम लोगों ने RNA को सेपरेट किया है उससे क्या होगा, कोविड-19 के परीक्षण में और उसकी टेस्टिंग में हमको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो इंस्टीट्यूट है बराबर कोविड-19 के क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रहा है, और जब से ये शुरू हुआ है कोविड-19 तब से बहुत सारे क्वेश्चन इसको लेकर हम लोग कर चुके हैं। अभी आपको याद होगा मैंने आपको पिछले हफ्ते एक क्वेश्चन करवाया था कि इसी संस्थान ने किट तैयार करी थी जो कि मात्र 2 घंटे में ही कोरोना वायरस का रिजल्ट दे पा रही थी। उस मशीन का नाम क्या है, आप लोग शायद भूल गए होंगे। उसका नाम था चित्रा जीन लैम्प N। इस नाम से मशीन को इसने डेवलप किया था। आगे चलते हैं, इस इंस्टीट्यूट के बारे में जानते हैं। इसकी लोकेशन है केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है विजय कुमार सारस्वत और इसके डायरेक्टर का नाम है आशा किशोर। हो सकता है पूछ ले क्योंकि इस समय बड़ा न्यूज़ में चल रहा है। उसके बाद में IITMK ने, एक ये इंस्टीट्यूट है, IITMK ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कोविड-19 के लिए एक सर्च इंजन विकसित किया है। तो ये जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन का हम लोग पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, याद रखना। एप्लीकेशंस वाले कर चुके हैं, कोरोना वायरस को ट्रेस करने वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, सर्च इंजन वाला पहला क्वेश्चन है। तो इस सर्च इंजन का नाम रखा गया है विलोकना। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। विलोकना नाम से इस ऐप को डेवलप किया गया है जिसको कि IITMK के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये जो सर्च इंजन है जिसका नाम है विलोकना, यहाँ पर आप इसका लोगो देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसमें करना क्या होगा, इसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि कोविड-19 के बारे में जितनी भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में जितनी भी आप शिक्षा लेना चाहते हैं वो इस सर्च इंजन पर टाइप करके आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वैज्ञानिक आधार पर जानकारी प्रदान करी जाएगी जो कि रिसर्च के काम में आ सकती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जिसने इसको डेवलप किया है विलोकना नाम से इस ऐप को, ये एक संस्कृत का शब्द है और विलोकना का मतलब होता है किसी चीज़ को खोजना, ढूंढ निकालना। ठीक है, अजीब सा शब्द है लेकिन याद रखेंगे।
यहाँ पर जिस इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इसकी वेबसाइट अगर आप वाकई में आप लोग खुद से देखना चाहते हैं तो www.vilokana.in इस वेबसाइट पर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में है कि हाल ही में किसने चीफ विजिलेंस कमिश्नर, जिसका मतलब होता है मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है। तो संजय कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले से ही करवा चुका हूँ। संजय कोठारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको शपथ कौन दिलवाता है? भारत का प्रेसिडेंट यानी कि इस समय रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने सतर्कता आयोग की चीफ विजिलेंस कमिश्नर की शपथ दिलवाई है संजय कोठारी को। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने कोरोना वायरस से निपटने के लिए विटल नाम से एक वेंटिलेटर विकसित किया है, हाई प्रेशर वेंटिलेटर। ठीक है, तो ये जो हाई प्रेशर वेंटिलेटर है जिसका नाम विटल रखा गया है, इसको डेवलप किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नासा के द्वारा विटल नाम से हाई प्रेशर वेंटिलेटर को हाल ही में विकसित किया गया है। यहाँ पर आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, ये न्यूज़ में छपा था, जिसमें देखो नासा के साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे और इस तरफ एक डेमो बॉडी पड़ी हुई है और यहाँ पर विटल नाम से ये वेंटिलेटर आपको दिख रहा होगा। क्योंकि अचानक से आई इस महामारी के लिए हजारों लाखों की संख्या में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। इस वेंटिलेटर का नाम है विटल और इसको नासा की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपसे विटल का फुल फॉर्म पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा, नाम ही याद रहे बहुत बड़ी बात है, तो वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये जो रिचार्ज साथी नाम का कार्यक्रम है इसको वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर तैयार किया है। तो पेटीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसका फोटो देख सकते हैं कि वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका पेटीएम के साथ मिलकर, जिसमें कि आप महीने का 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि चूंकि सारी दुकानें रिचार्ज वाली बंद हैं, इस वजह से आप अगर इस स्कीम के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप जो भी रिचार्ज करेंगे उस रिचार्ज पर आपको एक कमीशन दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप 5,000 रुपये तक महीने का कमा सकते हैं। आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम जो कंपनी है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसी का एक बैंक होता है जिसका नाम होता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स लिमिटेड, और उसके जो एमडी और सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा पर मत टिक कर देना, वो हैं सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किस संस्थान ने प्रकृति डैशबोर्ड को विकसित किया है? तो ये जो प्रकृति नाम का एक डैशबोर्ड है ये कोविड-19 की भविष्यवाणी करेगा। इसको डेवलप किया गया है हाल ही में, इसको डेवलप किया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अच्छा, ये भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी कैसे करेगा? भविष्यवाणी से मतलब होता है ये जितने भी ज़िले और राज्य हैं उनका डेटा अपने अंदर फीड करेगा और उस डेटा के मैनिपुलेट करके वो ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि कहाँ पर किस रेट से कोरोना वायरस की बीमारी फैलेगी। तो ये जो प्रकृति नाम का डैशबोर्ड है इसको आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हो आईआईटी दिल्ली रिसर्चर्स डेवलप वेब बेस्ड कोविड-19 डैशबोर्ड, जिसका नाम है प्रकृति प्रेडिक्शन एंड, इसका फुल फॉर्म है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो ये ग्राफ के माध्यम से पूरे देश का जो मैप है उसके माध्यम से ये आपको यहाँ पर दिखाएगा कि किस रीजन में कितनी दर से इस बीमारी का फैलाव बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो ज़्यादा रेड एरिया है इसका मतलब है इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा है, और जो येलो है उसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा कम प्रभाव देखने को मिला है। दोस्तों, अब स्टैटिक जीके कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक जीके इंक्लूड किया है जो कि इस समय करंट के क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी बहुचरण बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा
कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको करवाया था। इस समय बड़ा न्यूज़ में चल रहा है वीपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना भले ना याद रहे, इसका हेडक्वार्टर याद रखना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा मुख्यालय पूछा जाता है। उसके बाद में सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, चीफ विजिलेंस आप लोगों ने पढ़ा था। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अंकटैड, चूंकि व्यापार की बड़ी बात चल रही है इस समय, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद अंकटैड, स्थापना 1964 में, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आप शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। दिल से लाइक करेंगे, आपका लाइक और शेयर ही ये शो करता है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बाद में इसको शेयर भी कर देना। देखो, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि दवाइयों को घर तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत करी है? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार इसको हाल ही में मनाया गया है। उसके बाद में वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विश्व बैंक ने किस संस्थान के साथ में आपातकालीन स्थिति के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक वर्कशॉप के लिए समझौता किया है? तो आईमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में आरएनए निष्कर्षित करने के लिए किस नाम से एक मेथड को विकसित किया है? तो इसका नाम हो जाएगा चित्रा मैग्ना। ठीक है, उसके बाद में ट्रिपल आईटी एमके ने एआई पर आधारित कोविड-19 के लिए एक सर्च इंजन विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो संस्कृत में उसका नाम था विलोकना। हाल ही में चीफ विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है संजय कोठारी को। उसके बाद में था कि विटल नाम से एक वेंटिलेटर किसने विकसित किया है? तो नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक रिचार्ज साथी नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत करी है? तो पेटीएम के साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। हाल ही में किसने कोविड-19 पर भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड विकसित किया है? तो आईआईटी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल को अपना पूरी तरीके से डिजिटल बैंक बनाने में मदद करेगा? इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।